अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। साथियों नमस्कार। आप सबका पुनः आज इस गणित आनंद के चौथे एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों बाद जो है हम लोग आपसे मिल पा रहे हैं और आज एक महत्वपूर्ण विषय जो कि जैसा कि जान रहे हैं कि हम अखिलेश सर गणित विषय पे चर्चा प्राय कर रहे हैं इस बीच। तो गणित विषय में कक्षा 6 में जो उसका पहली इकाई है जो यूनिट है, उसमें संख्या जो है उस पाठ के एक लर्निंग आउटकम जिसमें कि संख्या और संख्यांक जो ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं प्रयोग किए गए हैं, ये क्या है और इनमें अंतर क्या है और इनका जो है एक उदाहरण के द्वारा बच्चे कैसे समझ पाएँ आसानी से। ये प्रायः देखा गया है कि प्रशिक्षणों में भी कभी कभी बहुत सरल सी बात है और चुनौती के रूप में सामने आ जाती है। बिल्कुल सर। तो हम समझ रहे हैं कि इस पे एक आज अच्छी चर्चा कर ली जाए। हाँ, इसको क्लियर हो जाए कि टॉपिक तो हमारा है कि संख्या क्या है, लेकिन इसके अंतर्गत जो है संख्या, संख्यांक, अंक, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा इसको एक स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे कि जिससे आसान भी हो और आगे के लिए इसका एक बैकग्राउंड भी तैयार हो जाए, पृष्ठभूमि बन जाए। क्योंकि गणित में जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का बहुत बड़ा महत्व है। तो बिना संख्या को समझे अच्छी तरीके से उसकी पृष्ठभूमि हम लोग नहीं तैयार कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सर। अब इस पे हम लोग चर्चा बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि पहले ये जान लिया जाए कि संख्या है क्या। इस बारे में आप जो है अपना मंतव्य व्यक्त करें कि संख्या आप जो है किस तरह से समझ रहे हैं कि क्या है। संख्या अंग्रेजी में इसको नंबर कहा जाता है और संख्या एक अमूर्त विचार है। अक्सर हम लोग जब संख्या की बात आती है तो उसको दिमाग में जो मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं उसमें गिनती आती है, 1 2 3 4 0 10 15 ये सब आती है। लेकिन संख्या को देखा जाए तो इसका दृष्टिकोण इसका थोड़ा व्यापक है। आप ध्यान दीजिए कि डेसिमल सिस्टम में जो आपके फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, यहाँ तक कि इरेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, आगे जाके इनका बहुत विस्तार है। लेकिन कक्षा 6 के स्तर पे हम लोग जो संख्या से आशय निकाल रहे हैं, संख्या को समझ रहे हैं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं मुख्य रूप से हैं। थोड़ा सा इंटीजर भी आगे चल के इसमें शामिल किया गया है। लेकिन संख्या अगर ये पूछा जाए विशुद्ध रूप से कि संख्या क्या है, तो संख्या का जो सिंबल हम लोग प्रथम दृष्टिया दिमाग में बात आती है वो संख्या नहीं है। पहले तो इसको क्लियर कर लिया जाए कि वो तो उसका संख्या का सिंबल है। मतलब जो चित्र बना के प्रतीक में 2 3 ये लिख देते हैं, ये संख्या, ये संख्या नहीं है। हमारे मन में जो संख्या को लेकर के अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है, उसको जब हम शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे एक हमने कहा, ये संख्या है। 5001 कहा, ये संख्या है। अगर हम 5001 को अंकों के रूप में लिख रहे हैं तब वो संख्या नहीं है, वो संख्यांक हो गया। अच्छा। तो यहाँ थोड़ा सा ये क्लियर करना, स्पष्ट करना है। अब संख्यांक की बात आई तो इसमें ये जरूरी है कि अंक क्या है, अंकों को जानना, अंक क्या है। तो अंक जो होते हैं ये भी एक तरह की संख्या ही है। जितने भी अंक हैं वो भी संख्या है, लेकिन इनकी एक विशेष स्थिति है क्योंकि इसमें रिपीटिशन नहीं होता है। 0 से लेकर के 9 तक जो है ये इन संख्याओं को विशेष रूप से अंकों का नाम दिया गया है। आप देखेंगे कि संख्या का जब हम संख्यांक के रूप में व्यक्त करते हैं तो इन्हीं अंकों के माध्यम से उनको व्यक्त किया जाता है। जैसे काखा गाघा जो अक्षर हैं
इनको मिला करके पूरा साहित्य भरा पड़ा है। ABCD जो 26 अक्षर हैं, इनको मिला के पूरा बहुत सारे चीजें वर्ड बनते हैं। हाँ, उसी तरीके से ये 0 से लेकर के 9 तक जो ये 10 हैं, 10 अंक हैं, इन्हीं के माध्यम से कोई भी संख्या है उसको हम संख्यान के रूप में व्यक्त करते हैं। आप इसको ज्यादा अच्छे से स्पष्ट कर पाए तो बेहतर होगा। नहीं, इसमें बीच में हमको ये बात मतलब एक प्रश्न हमारे मन में बन रहा है कि क्या जो हम संख्या कह रहे हैं और संख्यांक की बात आ रही है, तो क्या इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी ये बताया जा सकता है कि ये चीज़ें संख्यांक के रूप में हैं, और या कहीं कहीं ऐसी भी चीज़ों के उदाहरण के द्वारा आप ये कुछ अंतर स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये संख्यांक हो भी सकते हैं और ये संख्यांक नहीं भी हैं, या ऐसे कभी कभी आ जाता है कि सभी चीज़ें, क्या सभी की सभी जो हम लिख देते हैं अंकों के रूप में सभी संख्यांक हो जाते हैं? इसमें भी कोई मतलब संदेह वाली बात है कि सारी चीजें जो भी अंकों में लिख दे सभी संख्यांक हो जाएंगे वो? अब देखिए, आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न पैदा किया है। जैसे हम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब इनकी बात करते हैं तो इसके बारे में कई गणितज्ञों ने कहा है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं दैवीय हैं, मतलब इसको जो है कहीं से प्राप्त हुई हैं, दैवीय होती हैं। बाकी जो संख्याओं का, जैसे रेशनल नंबर है, रियल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इनको आदमियों ने बनाया है, हम लोगों ने इनको निर्मित किया है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं दैवीय हैं। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा। मान लीजिए हम 1 कहते हैं या 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, तो अक्सर हम बच्चों को ये बोध कराते हैं कि एक कोई वस्तु है, एक लाइन खींच देते हैं, जैसा कि आप चर्चा होती है। लेकिन वो अगर हमने उसको मूर्त रूप दिया तो उसमें थोड़ा सा समझने में त्रुटि रह जाती है कि एक जो है, आप समझिए कि कोई भी चीज हो, एक इस पे नहीं डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु है, न तो उसके सिंबल पे डिपेंड करता है। एक की अपनी अमूर्त अवधारणा है। जैसे अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था, आपसे चर्चा हुई थी कि इसको पशु और पक्षी भी जानते हैं, न तो एक वो लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न उसका सिंबल जानते हैं। फिर भी जो एक का जो एंटिटी है, उसके अवधारणा जो है उनमें अंतर्निहित होती है सभी जीवों में। इसीलिए इसको थोड़ा दैवी माना जाता है संख्याओं को। तो यहाँ एक जो है उस समूह का बोध करा रहा है, जो एक, जिससे हम लोग एक समझते हैं। जैसा आपने चर्चा में कहा था कि अब 10 को कभी कभी मान लेते हैं, एक पैकेट है उसमें 10 मान लेते हैं एक। हाँ, जैसे एक माचिस की डिब्बी है, उसमें तीलियां तो बहुत हैं। हाँ, लेकिन हम कहेंगे कि एक माचिस की डिब्बी, उसमें एक माचिस की डिब्बी है। हाँ, एक माचिस की डिब्बी है। तीलियां भी हैं, उसको अगर तीलियों में भी अगर अणु परमाणु के स्तर पे जाएं, कोशिकाओं के स्तर पे जाएं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो एक तो उस तरह से देखा जाए तो अप्राप्त है। लेकिन फिर भी उसको हम लोग मान लेते हैं, एक गाय है, एक भैंस है और एक घर है हमारे पास। मतलब तो एक की अवधारणा हम लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं। लेकिन एक जो है इन चीजों से स्वतंत्र होता है, किसी इकाई से वो स्वतंत्र होता है। पहली बात, अमूर्त होता है। दूसरी बात, जैसे 1 2 3 4 ये हम लोग काउंट करते हैं, तो इसको अगर देखा जाए तो एक ही तरह की चीजों की हम लोग बात, जैसे 4 है तो 4 से जिस समूह का बोध होगा उसमें, उस समूह में कोई न कोई एक ऐसा गुण होगा जिसके आधार पे उन सबको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, यानी उन सब में उभयनिष्ठ होगा, वो गुण कॉमन होगा, तब हम उसको 4 कह पाएंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक डलिया में 4 केले रखे हैं, 5 सेब रखे हैं। उसमें पूछा जाए कितने केले और सेब हैं इसमें, तो आप इकट्ठा नहीं बता पाएंगे कि 9 क्या बताएंगे, 9 केले बताएंगे कि 9 सेब बताएंगे। लेकिन अगर यही, अब देखिए वही है, डलिया वही है, उसको फल कह दिया जाए, इस डलिया में कितने फल हैं, तो फल एक ऐसा गुण है, वही डलिया में ही रखा है वो चीज, लेकिन उस चीज के ऐसा गुण है कि फल केला भी है, फल
जब जब उसकी यूनिट सेम हो गई तब हम कह सकते हैं कि इसमें नॉट जो मतलब कि जब गुण सेम हो जाए, जिस हाँ। गुण के आधार पे हम गिन रहे हैं, अगर वो गुण दिख रहा है हम उसको काउंट कर लेते हैं। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली जो धारणा आई है नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं, ये समुच्चय से आई है। समुच्चय को ऐसे कैसे आप डिफाइन किया जाता है आप लोग जानते होंगे। समुच्चय हालांकि कक्षा 6 में नहीं है समुच्चय सिद्धांत, लेकिन उसमें यह है कि उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं उसमें कोई एक गुण के आधार पे उनको इकट्ठा किया जाता है, उनका कलेक्शन होता है, उनमें सब में एक गुण निहित होता है। तो उसी तरह ये भी है कि इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जिस समूह में जैसे 4 हैं तो चारों में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उसी के आधार पे ही हम उसको 4 कह रहे हैं। ये नहीं कि डिफरेंट प्रॉपर्टी के आधार पे वो 4 हैं। अच्छा, इसको समझने की बात है। मान जैसे हम संख्यांक पे आ गए कि संख्या है कि जो एक विचार है, एक अमूर्त है, ये हम उसको शब्दों में व्यक्त करते हैं, लेकिन अंकों में जब प्रतीकों में लिख देते हैं किसी चिन्ह के द्वारा तो वो संख्यांक हो जाते हैं। संख्यांक उसमें देखिए, संख्यांक में 2 शब्द शामिल हैं, एक संख्या और एक दूसरा अंक। तो संख्या जो है ये शाब्दिक होता है, अक्षरों के माध्यम से व्यक्त होता है। क्योंकि अब संख्यांक तो संख्या से संबंधित जो अंक होते हैं, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी संख्या का, और उसको जो है जब हम अंकों के रूप में लिखते हैं तो वही संख्यांक हो जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पहले अंकों का निर्माण हुआ शुरू में, जो अंक की शुरुआत 1 2 3, उसमें 0 भी आता है। फिर ध्यान देना है कि अंक भी एक संख्या ही है। अंक भी एक संख्या है, बिल्कुल। जबकि सभी अंक कह लिया जाए कि संख्याएं हैं, लेकिन सभी संख्याओं को जो है हम लोग अगर संख्यांकों को कहा जाए तो उसमें हम अंक नहीं कह पाएंगे। जैसे अगर 15 आ गया तो वो एक संख्यांक हो गया और उसमें, लेकिन वो अंक नहीं। अंक नहीं है। ये 2 अंकों की संख्या है, कह सकते हैं, लेकिन ये 15 अंक नहीं है। अच्छा, अंक कुछ विशेष उसमें नंबर्स में कुछ विशेष प्रॉपर्टी है, जैसे इसमें रिपीटिशन नहीं है, 0 से 9 तक अलग अलग है। अब इसको जब बच्चों को बताया जाता है कक्षा 1-2 में, हम लोगों ने ट्रेनिंग में बताया, ELPS के माध्यम से बच्चों को इसका बोध करवाते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक, फिर उसके बाद संख्या निर्माण एक पूरा इसका अपना सेशन होना चाहिए। इसमें जो जीरो भी आ रहा है, ये 0 वो आप अपने आप में एक स्वयं जो है एक ऐसा ये एक शब्द है, ये एक ऐसा अंक है जिसपे एक पूरा सेशन अलग दिए जाने की जरूरत है। हम लोग अलग से सेशन देंगे। तो अभी 1 2 3 4 5 के निर्माण की भी बात कर लेते हैं, कुछ लिख पढ़कर भी जो है कि जिससे कि चीज़ों को जो हम लोग कह रहे हैं वो आसान भी हो जाए, समझ में आ जाए। बिल्कुल। और आपसे भी चाहेंगे कि आगे जो इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम लोगों को अवधारणाओं को स्पष्ट कर पाए, अभी जरूर प्रस्तुत कर दिया जाएगा साथियों के बीच में, जिससे कि इन चीज़ों को स्पष्ट किया जा सके। मैं एक उदाहरण हूँ, बच्चे को अगर आप लिखने को दीजिए 234, बड़े आराम से लिख लेता है। अगर उसको थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस है तो उसमें बहुत ज़्यादा समझने की नहीं ज़रूरत है। 2315 लिखना है, लिख लेगा, चूँकि उसमें 2315। लेकिन अगर उसको कह दिया जाए 2005 लिखो, बिल्कुल, हमने संख्या बोल दिया 2005 लिखो। अब उसको संख्यांक के रूप में व्यक्त करने में उसको ये दिक्कत आ रही है कि उसमें वो शून्य भूल जाता है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में ये दिक्कत आ रही है। तो अब यहाँ देखिए, शून्य की अवधारणा की बात आ गई कि यहाँ शून्य क्यों रखा गया, क्या है। तो इस प्राइमरी लेवल पे भी जैसे कक्षा 6 में है, तो शून्य को हम मान लेते हैं किसी यूनिट का अब्सेंस। और नहीं है। जैसे यहाँ पे दहाई अब्सेंस है या सैकड़ा अब्सेंस हो गया, तो उसकी जगह पे हम 2004, हमने न तो दहाई का नाम लिया न तो सैकड़ा का नाम लिया, तो अब्सेंट हो गए। अब्सेंट हो गए तो उनकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, 0। तो यहाँ पर शून्य को इस तरीके से देखा जा सकता है संख्याओं के निर्माण में कि अब्सेंस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड 0।
हाँ हाँ, आगे इस पर अभी बहुत विस्तृत चर्चा की जाएगी कि ये वास्तव में है क्या। दरअसल शून्य में कंफ्यूजन ये होता है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉन एग्जिस्टेंस को शून्य नहीं कहते। हाँ हाँ, जबकि एग्जिस्ट करती है वो चीज और वो है उस जगह पे है नहीं। हाँ, और ये भी कहा जा सकता है कि वो परिभाषित वस्तु नहीं है जिसकी हमको आवश्यकता है, और वो नहीं है। हाँ, तब जो है वहां पे हम उसका एक अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे 1 2 3 4 हम कहते हैं, ऐसे तो ये अमूर्त रूप से 1 2 3 4 कहते हैं, लेकिन ये अगर इसको कुछ इसका मूल्य निकालना होगा या इसको कुछ मायने इसके देना होगा तो इसको कुछ मात्रक देना होगा, इकाई, जैसे 4 कलम। हाँ हाँ, और क्या नहीं, हाँ? तो सही है तो बिल्कुल। उसी संदर्भ में शून्य भी है। हाँ हाँ, उसको बताना होगा कि उसको क्या है बताना शून्य। होगा कि क्या शून्य है। अरे शून्य वो- निरपेक्ष नहीं, वो भी किसी न किसी इकाई के सापेक्ष ही है। अरे अब होता ही है, अगर देखना है। कोई आके बाहर से अभी कह दे कि शून्य है, तो हमारे आपके मन में अगला प्रश्न होगा कि आखिर क्या शून्य है। जब तक उसके साथ कोई आप मात्रक नहीं जोड़ेंगे तो वो परिभाषित करना, ये बताना जरूरी है। और उसको हम लोग एक आगे पैटर्न के रूप में अलग कैसे कर देखते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ संख्याओं पर हम लोग इस पे लिख कर भी जो है कुछ चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए आगे। बिल्कुल सर, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर से हम लोग पुनः चर्चा में शामिल होंगे और इसको देखें एक एक्टिविटी के माध्यम से भी। बिल्कुल सर। हाँ, हम लोग संख्या के बारे में बात कर रहे थे कि जैसे कि संख्या और संख्यांक, तो संख्यांकों के सहारे ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसमें एक चीज़ और जान लेना जरूरी है कि अखिलेश सर मार्कर जो है आपके पास होगा। जैसे संख्या तो हो गया, संख्यांक को हम लोग इन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं जैसा कि परंपरागत रूप में है। अखिलेश सर थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये वाले प्रतीक को जैसे ये शुरुआत की जा रही है, क्या इन प्रतीकों को बदल करके कोई एक के लिए नया प्रतीक अगर हम बनाएं, 2 के लिए नया प्रतीक बनाएं, तो क्या कोई समस्या उत्पन्न होगी कि ऐसे भी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है? सर बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है जब हम बताते हैं सिंबल की बात। हाँ, कि ऐसे ही क्यों बना, 3 ऐसे क्यों बना, इसको तो हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। हाँ, तो मैं बच्चों को बताता हूँ, बेटा ये बनना ऐसा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय एक मानक के हिसाब से बनाया गया है। अगर आप लोग उसका सिंबल दूसरी तरीके से मान लेंगे तो इसके बारे में केवल आप ही जानेंगे, बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। जो मानक बन गया है, अच्छा, जैसे बन गया है, हाँ, उसको आप समझ लीजिए, उसी को मान लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक विशेष बात हमने ये देखी है अखिलेश सर कि इन अंकों का जो प्रतीक बनाया गया, इसमें एक अच्छा ये खूबसूरत पैटर्न है कि इन अंकों को प्राय अगर हम लोग लिखें तो एक ही बार में अपनी कलम को उठाना नहीं पड़ता है। कोई भी अंक अगर हम 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं तो एक ही बार कलम रखने पर न कहीं रिपीट होती है और हम उन अंकों को बना सकते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत इसमें ये गुण देखा गया। अन्य अगर हम कोई नया प्रतीक बनाएंगे तो हो सकता है कहीं रिपीट करना पड़े, तो 1 से 9 तक लिखना बच्चों के लिए भी बड़ा आसान है कि एक बार में ही हम लिखें। कुछ तो इसमें मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। हाथ न उठा करके और शेप भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो आसान भी हो। हाँ हाँ और बिल्कुल। हाथ न उठे, हाँ तो लोग इसका यही सब कारण बताते हैं, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक हाँ बिल्कुल नहीं है वैसे। नहीं है, वो सिंबल मान लिया गया है, ये परम कन्वेंशनल है। चलिए, एक चीज कोई खास लाभ संख्याओं के निर्माण में ये देखा गया है कि अगर जो ये संख्याएं निर्मित हुई, ये कम ज़्यादा की अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे प्राय कम ज़्यादा को बहुत जो है ध्यान देते हैं। कोई चीज़ वो खाने पीने की हो, जैसे ये अगर 2 हैं, ये इसको हम 3 यहाँ रख दें, और ब्लॉक्स वगैरह का भी हम लोग गणित किट में यूज कर सकते हैं। जैसे ये है तो बच्चे प्राय कम और ज़्यादा जरूर समझ लेते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, बड़ा छोटा कम ज़्यादा। कम ज्यादा की अवधारणा देखिए, ये जानवर भी हैं। आप कुत्ते को रोटी का टुकड़ा एक तरफ कम बहाइए, एक तरफ ज्यादा बहाइए, तो इधर ज्यादा गिरता है रोटी टुकड़ा, उधर होता हो तो पहले कम ज्यादा जो है नेचुरल रूप से सभी इसको सिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वाले की तरफ जाएं। तो इस कम ज्यादा की अवधारणा
का उपयोग संख्या निर्माण में हम जो है एक करके बताना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास ये जो है कुछ ये रील्स के ये हैं रील्स, इसको हम आपसे चाहेंगे आप थोड़ा आगे आ जाएं। बिल्कुल। और इसको जो है ये हम 3 गोले बना दे रहे हैं यहाँ पे। इन तीनों गोलों में इनको आप रख दीजिए और ऐसा रखिए कि कम ज़्यादा रहें बस। अब कम ज़्यादा आप करके रखिएगा, बस बराबर ना रहें, बस कम ज़्यादा होना चाहिए। एक इसमें रख दिए, एक इसमें, एक हाँ, ये तो इसमें बराबर हो रहा है। हाँ, बराबर सब आप रख भी दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक। इसमें रख दिए, हाँ 2 हो गया। हाँ अब इसमें रख दिए। हाँ। हाँ, अब एक यही बना पैटर्न। अच्छा, अगर इसमें रख देते तो मान लो, अगर इसमें रख देते सब तो बराबर हो जाता। हाँ हाँ, तो अब इसमें या तो इसमें 2 कर दें। अच्छा, हाँ, तो इसमें 1 हो जाएगा। तभी ये पैटर्न बनेगा। आप चाहे जैसे करेंगे, इसके सिवा ये इसके सिवा तो मुझे नहीं लगता है कुछ दूसरा। अच्छा, बन अगर हम लोग बच्चों को ऐसा करके कम ज़्यादा की अवधारणा का प्रयोग करें और इनको प्रतीकों से जोड़ दें कि देखिए ऐसा अगर कहीं कोई एक दिखता है, चाहे एक ढेर हो, एक वस्तु हो एक जैसी, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे 2 है तो उसके लिए ये प्रतीक हमारा होगा। और ये एक गतिविधि के रूप में बच्चों को जोड़कर ऐसा अभ्यास कराया जा सकता है। तो ये एक संगतता को भी, हाँ, ये 2 का संख्यांक है। हाँ हाँ, इससे एक जैसी 2 वस्तुओं के समूह का बोध हो रहा है। ठीक। जो आपने कहा अभी कि 1-1 करिस्पॉन्डेंस, हाँ, एक संगतता, एक संगतता, मतलब एक समूह के लिए एक नंबर। हाँ, एक समूह के लिए एक नंबर है। अब वो भी यूनिक है। हाँ, यूनिक है। मतलब ऐसे अगर रहेंगे जहाँ जहाँ इस तरह की चीजें, वहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। हाँ। अगर ये 3 की संख्या में आ रहे हैं तो फिर उसके लिए यूनिक यही प्रयोग होगा। बिल्कुल। इसके स्थान पे ऐसा नहीं कर सकते हैं कैसा ऐसा। हाँ, या एक ही या 3 वस्तुओं के लिए अलग टाइप का सिंबल भी नहीं होगा ना, एक सिंबल के लिए फिर अलग टाइप के 3 के अलावा से कुछ और हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं, 1-1 करिस्पॉन्डेंस। अच्छा, मतलब एक संगतता का बड़ा महत्व हम समझ रहे हैं कि ये बच्चों का अभ्यास इस पे जरूर हो जाए। जैसे अगर वो 3 देखें ये वाला, तो उनके दिमाग में कोई 3 वस्तुएं एक तरह की जरूर बन जाए। वो चाहे उनके अंदर ये बात समझ में उनको आनी चाहिए कि ये 3 जो लिखा है, इसके पीछे 3 वस्तुओं के एक समूह है। एक्चुअली बच्चे जैसे एक लड़का मान लीजिए रमेश है, हाँ ठीक, एक लड़का मान लीजिए बैस है, तो दोनों मिलके 2 हो जाते हैं। ऐसा कुछ वो सोचता है जब हम उसको ELPS के माध्यम से। तो अब यहाँ देखिए हम बोल रहे हैं कि ये 2 है और ये 3 है, तो 2-3 मिलके हम कहते थे 5 हो गया। तो उसको समझ में नहीं आता कि ये 2 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, बहन तो 2 ही जने, तो इसको 4 क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ 2 होना चाहिए। 5 मतलब 5। जैसे भाई एक रमेश है, एक लड़का बैस है, तो कुल कितने लड़के हुए? 2 लड़के हुए। तो एक जने 2 हैं, अब एक जन 3 हैं, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो 2 ही लोग तो हुए, 2 और 3। हाँ, ये समस्या आएगी। अगर उसको ये बात 1-1 करिस्पॉन्डेंस वाली इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी कभी हम 2 के लिए लाइन खींचते हैं, 3 के लिए लाइन खींचते हैं, फिर काटते हैं। तो कहीं न कहीं से जाने अनजाने में हम उसको समूहीकरण, वर्गीकरण और जो है ये एक संगतता, 1-1 करिस्पॉन्डेंस, इसकी अवधारणा से जब उसके दिमाग में बैठ जाती है, तभी वो इन संख्याओं से संबंधित जो संक्रियाएं हैं उनको समझने योग्य वो होता है। कुल मिलाकर ये कहा जाए, अगर बच्चों को शुरू से इस चीज का अभ्यास करा दिया जाए, आप अगर बच्चों को 1 से अच्छी तरह से परिचित कराना चाह रहे हैं, 2, 3, 4, 5 से, तो आप उन जैसे 5 तक परिचय बच्चों से परिचित हो जाए, एक की संगतता करना सीख जाए, तो 1 से 5 का जोड़ निकाल लीजिए, जो भी बने। 15 जैसे आएगा, बिल्कुल 15 आएगा तो 15 कोई वस्तुओं को ले करके उनको दे दिया जाए, 5 घेरा बनाकर, जैसे अभी हम लोगों ने किया, और उसमें 5 बच्चों को लगा दिया जाए कि आप लोग इसको ऐसा बंटवारा कर लीजिए कि कम ज्यादा जो है ये हो जाए बस। और कम ज्यादा के चक्कर में आप देखेंगे कि वो 1, 2, 3, 4, 5 बना डालेंगे।
और फिर उनको प्रतीकों से जोड़ना सिखा दिया जाए एकदम और ये थोड़ा सा बार बार गतिविधि करा दी जाए तो बच्चों को हमको लगता है कि एक एक की संगतता के किस समूह के साथ कौन जाएगा। अच्छा, इससे जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। इससे उनकी संक्रिया की जो समझ होती हाँ, है वो बहुत मजबूत अस्थायी हो जाती है। उसके लिए ग्राउंड तैयार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कि अब जब भी अगर 3 है तो 3, 2 है तो 2, इनको मिलाए तो यहाँ तो ये 2 ही दिख रहा है, लेकिन इसको देखते ही इनके मन में ये आ जाए और ये मिल जाए, तब वो जो है इस अमूर्त को देख करके इसके पीछे का जो मूर्त है अगर उसको समझ जाए तो इसकी संक्रिया करने में उसको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी बच्चे को। फिलहाल ये बहुत प्राइमरी स्तर की चीज है, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे चर्चा करना इसकी आवश्यक है। हम चाहेंगे कि आप इसको जो है कंक्लूड करके, क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो। चलिए ठीक है, और एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे आगे भी एक जरूरी इन संख्यांकों को हम लोग लिखना आसानी से कैसे सीख जाएं, जैसे कि अभी आप अभी मैं कुछ प्रश्न जो है देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप दो चीज चर्चा कर रहे थे, बड़े अच्छे प्रश्न जो है वो प्रश्न आप अखिलेश सर बिल्कुल, और ये कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो तो और अच्छा है, क्योंकि हम आप अगले वीडियो में इस पर चर्चा भी कर सकें। अगर हमारे शिक्षक साथी कोई अपना विचार भी व्यक्त करेंगे इस वीडियो को देख करके तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हाँ, क्यों नहीं सर, ये होना चाहिए। दरअसल हालांकि कक्षा 6 के स्तर का नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम विचार करेंगे। एक बार सीटेट में आया था गणित का एक प्रश्न कि प्रश्न था कि 11 ही लिखा भी जाता है कि नहीं, इसको मिटा दे। 11 ठीक है, ठीक है। 11,000 11,111 ये क्या है? ये संख्या है। इसका हमें संख्यांक का संख्यांक लिखिए, ये प्रश्न है मान लीजिए। दूसरा प्रश्न एक है पाई संख्या है या संख्यांक या दोनों है। तो इससे अवधारणा की ओर भी ये बात ले जाएगी कि पाई संख्या है, संख्यांक है या दोनों है। बिल्कुल। एक प्रश्न और ले लिया जाए, √2 क्या है? संख्या है या संख्यांक? हाँ, मान लो विकल्प दे दिया जाए, संख्या नंबर 2, संख्यांक या दोनों, नंबर 3 अंक, नंबर 4 दोनों। नहीं, एक नीचे लिख दिया। अच्छा। चौथा विकल्प हो जाएगा 1 और 2 दोनों, माने संख्या और संख्यांक। फिलहाल यही 3 प्रश्न हम लोग, जिससे संख्या और संख्यांक में अगर इसका समाधान मिल गया तो हमको लगता है कि संख्या और संख्यांक में अंतर भी स्पष्ट जो है कर पाएंगे और हालांकि कक्षा 6 के बच्चों में न तो पाई है न तो रूट है, लेकिन ये एक अच्छा उदाहरण बन सकता है समझने के लिए। और हमारे जो अच्छे टीचर हैं जो मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए शायद ये प्रश्न जो है कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसा आप चाहते हैं हो सकता है। बिल्कुल। चलिए सर, चलिए धन्यवाद। आगे की चर्चा हम लोग पुनः अखिलेश सर बड़ी बड़ी संख्याओं को संख्या लेखन में और संख्या का आगे के जो संख्याएं निर्मित हुई हैं, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, यहाँ तक जो है हम लोग चर्चाएं करेंगे आगे के एपिसोड। आगे के। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।